हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो आज हमारा इस सीरीज़ को लेकर के 5वां दिन चल रहा है। तो आज हम पढ़ाएंगे जे प्रक्रम। तो आज हम देखेंगे जे प्रक्रम हमारा क्या होता है। तो जे प्रक्रम यानी कि जीवन में जो प्रक्रिया चली आ रही है उसे ही क्या कह सकते हैं हम, एक प्रकार से जे प्रक्रम कह सकते हैं। जे प्रक्रम जैसे कि हम बताते हैं, हमने एक छोटा पौधा बोया तो सबसे पहले पौधे का क्या बोया था, बीज बोया था। फिर वो अंकुरित होकर पौधा बना, फिर क्या हुआ, वो बड़ा हुआ, बाद में फिर बहुत ही बड़ा हुआ। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, जे प्रक्रम कहेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला ही जो क्वेश्चन बनाया है हमने, वह इस प्रकार बनाया है कि जे प्रक्रम हमारा क्या है। ठीक है, तो जे प्रक्रम हमारा क्या है। तो जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव के अंदर कुछ अनिवार्य जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक, जैविक क्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रिया जैसे कि भोजन प्राप्त करना या फिर ऊर्जा उत्पन्न करना या फिर क्या क्या कह सकते हैं हम इसे, अपशिष्ट, क्या है, अपशिष्ट के बाहर निकालना इत्यादि। यानी कि जो कुछ भी हमने खाया पिया है उसे फिर बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट बोलते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर, जे प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रकार से इसे क्या कह सकते हैं कि जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ जैविक क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रियाएं भोजन से प्राप्त हो सकती हैं, ऊर्जा प्राप्त करने से हो सकती हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ से बाहर निकलने को हो सकती हैं। उन्हीं सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, जे प्रक्रम कहते हैं। ठीक, तो इन प्रक्रियाओं में मदद से जीव क्या है, जीव अपने शरीर में कार्य प्रणाली को संतुलित एवं सक्रिय बनाए रखता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसकी सरल भाषा में, सबसे सरल भाषा में डेफिनेशन। तो जे प्रक्रम, तो जे प्रक्रम वे आवश्यक जैविक क्रियाएं हैं जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। इसमें पोषण, श्वसन या फिर परिवहन और क्या है, उत्सर्जन आदि क्रियाएं क्या होती हैं यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक, उसी प्रकार देख लेते हैं हम। अब हम देख लेते हैं इसके जैविक प्रमुख कार्य। तो इसके प्रमुख कार्य करने के लिए देखते हैं, करते हैं स्लाइड को ऊपर। ठीक, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसके कार्य हैं। ठीक, तो प्रमुख जैव क्या है, प्रक्रम। तो प्रमुख जैव प्रक्रम, अब इसके क्या है यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम न्यूट्रिशन, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, पोषण। तो शरीर को ऊर्जा और क्या है, पोषण तत्वों को प्रदान करना। तो यदि हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए, यानी कि किसी बच्चे को वो चाहिए, वृद्धि चाहिए उसमें, तो हमें क्या पड़ेगी, उसके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और क्या पड़ेगी यहाँ पर, पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार श्वसन, तो श्वसन भोजन को ऊर्जा में बदलना। तो ये कैसा हो जाएगा, श्वसन का कार्य हो जाएगा। तो जो भी हमारा भोजन है उसे किसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। उसी प्रकार परिवहन, जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। तो ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या है, पोषण तत्वों और गैस का प्रवाह। तो जैसे कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है, परिवहन। तो परिवहन क्या करता है, यानी कि यात्रा करवाता है एक तत्व को वहाँ से, यानी कि एक जगह से उठा करके उस जगह तक लेके जाना, तो दूसरी जगह से अशुद्ध रक्त को दूसरी जगह वापस लाना। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है, अवांछित और विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकास, यानी कि जो भी हमने खाया पिया है उसे कौन सा निकालता है, उसे निकालता है उत्सर्जन के द्वारा, वह निकलता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न उत्तर हैं इसी से रिलेटेड। तो क्या है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है। ठीक, तो ये कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उन्हें, बहुकोशिकीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, उसी प्रकार देख लेते हैं हम। तो विसरण जो है वह केवल अल्प दूरी के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्रभावी होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो बहुकोशिकीय में जो है वो कोशिका की संख्या क्या होती है, यहाँ पर बहुत ही अधिक होती है और ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचाना होता है। इसलिए केवल विसरण पर्याप्त नहीं होता, इनके लिए क्या है, एक विशेष परिवहन प्रणाली की क्या होती है, यहाँ पर एक आवश्यकता होती है।
तो देख लेते हैं हम और थोड़ा से आगे। तो और आगे क्या है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, ये है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक, तो कोई भी वस्तु हमारी सजीव है या फिर निर्जीव है, तो उसे पहचानने के लिए हम कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे, ये यही कह रहा है। तो हम यह निर्धारण करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या फिर नहीं। इसके लिए यह देखा जाता है कि वह चयापचय करता है या नहीं, अर्थात उसके जैव प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि आदि होते हैं या फिर नहीं। तो यदि हमें क्या है यहाँ पर सजीव देखना है, तो सजीव के लिए क्या क्या आवश्यकता है, यह वह क्या करता हो, पोषण लेता हो या फिर श्वसन करता हो या फिर क्या होती हो, उसके समय के साथ वृद्धि होती है। तो यदि यह 3 चीज़ें होती हैं तो हम मान लेते हैं उसमें क्या है, वह सजीव है, और वरना क्या हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम सजीव। तो सजीव की एक हम सरल डेफिनेशन बता देते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं या फिर उनके समय के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सजीव कहते हैं। और जो सांस नहीं लेते हैं या फिर भोजन नहीं करते हैं अथवा क्या नहीं करते, समय के साथ वृद्धि नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर निर्जीव बोलते हैं। तो निर्जीव में जैसे कि क्या आ जाएगा हमारा, मेज आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी, बल्ब आ जाएगा, और क्या बोल सकते हैं हम, बिल्डिंग आ जाएगी। तो वह क्या कर रहे हैं, समय के साथ नहीं बढ़ते जब तक हम उन्हें ना बढ़ाएं। ठीक, तो उसी प्रकार अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो किसी जीव द्वारा किन घनी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीवंत के द्वारा भोजन, ठीक, सबसे पहला क्या है, भोजन, फिर क्या है, जल और खनिज लवण, ऑक्सीजन एवं अन्य जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ताकि वह ऊर्जा प्रदान करके हमारे शरीर को आवश्यक क्रियाएं कर सकें। ठीक है, तो यदि हमारे शरीर को कुछ काम करवाना है तो हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन, जल, खनिज लवण और ऑक्सीजन जैसी कुछ कच्ची सामग्रियों की क्या पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए। ठीक, उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, जीवन के अनुसरण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। ठीक, तो जीवन जीने के लिए जो है हमारे कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं उन्हें देख लेंगे। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए सबसे पहला पोषण, ठीक, फिर क्या होना चाहिए, श्वसन, फिर होना चाहिए परिवहन, और फिर उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन। ठीक, जैसी कुछ जैव प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, ये प्रक्रियाएं मिलकर जीवन के शरीर की क्रियाएं बनाए रखती हैं। ठीक, तो देख लेते हैं हम आगे। अब हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण काफ़ी आ चुका है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन हमारा यहाँ पर क्या होता है। ठीक, तो आप देखेंगे हम यहाँ पर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर पोषण, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ठीक, तो पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो पोषण क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा क्या करते हैं, हम जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करता है और उसे उपयोगी रूप से परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया जीव को जीवित रहने के लिए और शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। तो यानी कि हमें पोषण क्या है, तो यदि हमें कुछ कार्य करना हो या फिर हमें कुछ वर्क करना हो या फिर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर जीवन जीना हो, तो उसके लिए उन सभी के लिए क्या पड़ते हैं, हमें यहाँ पर पोषण या अथवा क्या है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर जीवन जीने की एक प्रकार से साइकिल भी बोल सकते हैं। यानी कि पोषण हमारे शरीर के लिए क्या है, एक मूलभूत क्या है, इकाई है। ठीक, उसी प्रकार क्या है यहाँ पर पोषण के प्रकार हैं। तो पोषण क्या होते हैं हमारे यहाँ पर निम्न प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पोषण है, यहाँ पर क्या है, इनका विसरण यानी कि कहाँ से होते हैं और कैसे, और ये क्या है, इनके एक उदाहरण हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है, स्वपोषी पोषण, फिर क्या है, परपोषी पोषण।
तो स्वपोषी पोषण जो हम स्वयं से प्राप्त करते हैं, और परपोषी क्या होते हैं जो हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी का मतलब होता है कि हम उस भोजन को स्वयं बना सकते हैं, यानी कि हम स्वयं पर निर्भर करते हैं। और परपोषी, पर का मतलब दूसरे पर, तो हम जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तो हम अपना भोजन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो शेर होता है, तो शेर अगर मान लो उनसे मांस ही खाना है तो जब तक दूसरा जीव नहीं आएगा तो वह अपना भोजन नहीं कर सकता। ठीक, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, वह परपोषी हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर स्वपोषी। तो इसमें जीवन स्वयं साधारण अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, H2O से भोजन का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। तो जब हम घर में खाना बनाते हैं तो उसमें जल की आवश्यकता पड़ती है, और हम वो खाना क्या है स्वयं से बनाते हैं। जैसे हरे पौधे और कुछ शैवाल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे पानी की सहायता एवं सूर्य के प्रकाश से क्या बनते हैं, स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं। उसी प्रकार परपोषी पोषण, तो इसमें जीव अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, क्योंकि वह स्वयं भोजन नहीं बना सकते। जैसे क्या हो जाएगा, जानवर, कवक, और क्या हो जाएगा यहाँ पर मानव। तो मानव पहले भी क्या रहते थे, दूसरों पर निर्भर रहते थे, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि मान लो हमें कुछ सब्जी बनानी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे काट करके लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, वह हम दूसरी चीज़ पर क्या है, निर्भर हैं। ठीक, तो अगर वह चीज़ नहीं आएगी तो हमारा भोजन भी नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, परपोषी में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं सजीव अपना क्या है, यहाँ पर सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सभी सजीव को जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए और शरीर में जैविक क्रियाएं करने के लिए यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा वे भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं जिनके वे विभिन्न तरीकों से क्या हैं, ग्रहण हैं, अथवा इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर पोषण अथवा न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो देखो न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसकी डेफिनेशन कहाँ तक आई है। ठीक, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि सभी सजीव को जीवित रहने के लिए अथवा वृद्धि करने के लिए और शरीर की कुछ जैविक क्रियाओं को करने के लिए क्या होती है, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा वे भोजन के माध्यम से मिलती है जिसे वे विभिन्न तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रहण करते हैं, और इस सभी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर पोषण कहते हैं। तो यह क्या होते हैं, अब देख लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख पोषण विधियां, तो यानी कि हमें पोषण कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या हो जाएगा, तो वे जीव जैसे हरे पौधे या जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ स्वयं क्रिया करके क्या बनाते लेते हैं, यहाँ पर भोजन बना लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार परपोषी पोषण क्या हो जाएगा, वे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे मनुष्य, पशु, कवक आदि। ठीक, तो ये हम क्या रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी और थोड़ी सी स्लाइड हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा और सही से दिया है। क्या दिया है इसमें, तो स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो विसरण, खुद भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, उसी प्रकार जैसे हरे पेड़ पौधे या फिर शैवाल। परपोषी क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे मानव, कवक, जानवर और कवक। ठीक, उससे अब हम देख लेते हैं यहाँ पर स्वपोषी पोषण की क्या है डेफिनेशन। तो स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रिप क्या है, न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण तो वह पोषण विधि है जिसमें जीव क्या है, स्वयं साधारण अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्या बोल सकते हैं जल, और अपना भोजन तैयार करने अपना क्या करते हैं, यहाँ पर भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश की सहायता से होती है और इसे क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं। ठीक, यदि हमें आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, तो यानी कि इसे देख लेते हैं। तो वह विधि जो
अब हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारा परीक्षा में क्वेश्चन आता है, यानी कि इस चैप्टर से जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, और आगे क्या आता है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इस विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण विधि क्या हो सकती है, तो वह अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, वह क्रिया जो क्या है, सूर्य के प्रकाश अथवा क्या है हमारा तथा जल के साथ मिलकर के क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, भोजन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, उसी की क्या कहते हैं हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसकी क्या देख लेते हैं विशेषताएं। तो यह प्रक्रिया हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक, मुख्यतः दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पर इसकी विशेषताएं। ये क्या है हमारी दो, ये पहली विशेषताएं, और ये क्या हो जाएगी तीसरी विशेषताएं। तो यह मुख्यतः सूर्य की ऊर्जा से का क्या है एक उपयोग होता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज का भी यहाँ पर क्या होता है निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्या है प्रक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, ठीक, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, यही अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसके, सूर्य के प्रकाश के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सबसे पहले क्या लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल और क्या है सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा C6H12O6, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज ही बोलते हैं, ग्लूकोज, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा CO2। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कुछ इसके मुख्य घटक हैं। ठीक, कुछ हम देख लेते हैं इसके मुख्य घटक हैं। यानी कि इसके मुख्य घटक और यहाँ पर क्या है इसकी भूमिका। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सूर्य का प्रकाश, तो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, तो ऊर्जा का स्रोत यानी कि सूर्य का प्रकाश। फिर क्या हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हमारा वायुमंडल से ली जाने वाली क्या है हमारा यहाँ पर कार्बन का स्रोत है। ठीक, उसी प्रकार ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है जल, तो जल की सहायता से क्या करते हैं हम जड़ों से प्राप्त होता है और हाइड्रोजन का स्रोत है। तो यानी कि जब पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं स्वयं का भोजन बनाते हैं तो वह जल किसकी सहायता से लेते हैं, जड़ों की सहायता से ही लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या होती है हरे रंग द्रव्य जो प्रकाश को क्या करते हैं यहाँ पर अवशोषण करते हैं। तो यानी कि जब पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं भोजन बनाते हैं तो वह हरी पत्तियों की सहायता से क्या करते हैं सूर्य से आने वाली किरणों की सहायता से क्या बनाते हैं यहाँ पर भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है हमारा। तो निष्कर्ष में क्या है स्वपोषी पोषण क्या है प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। तो जो हमारा स्वपोषी पोषण जो होता है वह प्रकृति के द्वारा क्या बनाया जाने वाला एक चक्रण है जिसमें पौधे सूर्य की ऊर्जा को जैविक भोजन में क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं। इसमें न केवल उनका पोषण होता है बल्कि वायुमंडल में ऑक्सीजन भी यहाँ पर भरपूर भरी रहती है। ठीक, उसी प्रकार अब हम देख लेते हैं यहाँ पर विषमपोषी पोषण हमारा क्या होता है। तो ये क्या देख लिया हमने पोषण देख लिया, तो हम देखेंगे यहाँ पर विषमपोषी पोषण। ठीक, तो देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या है हमारा विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण वह पोषण विधि है जिसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है जीव स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, ये क्या रहते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा मानव हो जाएगा या फिर जानवर हो जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार और वह क्या करते हैं
अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर क्या कर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव पौधे कुछ अन्य जीवों से क्या करते हैं, यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम यहाँ पर विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनकी विषम पोषी पोषण की क्या है विशेषताएं। तो विशेषताओं के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो विषम पोषी पोषण जीवों में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को नहीं रखता। तो यानी कि जो सूर्य से आने वाली किरणों हैं, तो ये विषम पोषी पोषण उन पर निर्भर नहीं करता है। सूर्य से किरणें आओ या मत आओ, तो इन्हें तो भोजन वैसे भी नहीं बनाना है, इन्हें तो वैसे भी दूसरों पर ही क्या रहना है, निर्भर रहना है। उसी प्रकार ये जीव पहले से बने हुए अकार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार इस श्रेणी में क्या है हमारा यहाँ पर मानव, पशु, कवक और क्या है कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं यहाँ पर शामिल होते हैं। तो आगे क्या है विषम पोषी पोषण के क्या है यहाँ पर प्रकार। तो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर विषम पोषी पोषण के क्या है यहाँ पर प्रक्रिया। तो देख लीजिए, आप इसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। देख लेते हैं हम यहाँ पर, जब तक हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब क्या है हमारा इसका विषम पोषी पोषण का क्या है यहाँ पर प्रकार है। तो इसे भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या है हमारे परजीवी पोषण। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर विसरण हो जाएगा। तो जैसे जीव जो अन्य जीवों पर क्या रखा है, जीवों के शरीर से क्या करते हैं पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हें क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, वो क्या हो जाएंगे हमारे परजीवी पोषण हो जाएंगे। उसी प्रकार इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जूं हो जाएगा, जो हमारे सिरों में पड़ती हैं, जो क्या है हमें गर्मियों के मौसम में काफ़ी देखने के लिए मिलती हैं। क्या है फिर टेमवर्क, फिर क्या है केसकूटा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं अमरबेल भी बोलते हैं। तो ऐसे जीव जो अन्य जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम यहाँ पर परजीवी पोषण बोलते हैं। तो यानी कि ये किसी न किसी के मध्य से क्या करते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब बोलते हैं यहाँ पर सहजीवी पोषण। तो सहजीवी पोषण क्या है, दो जीव मिलकर रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। तो यह है यहाँ पर दोनों ही जीव आपस में मिल कर के रहते हैं और दोनों को ही यहाँ पर लाभ होता है। फिर क्या है हमारा लाइकेन और क्या है यहाँ पर शैवाल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कवक हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा हमारा रोमवेन जीवाणु हो जाएगा। उसी प्रकार मृत पोषण। तो मृत पोषण क्या है हमारा मृत जीवी पोषण। तो ऐसे जीव जो मृत और क्या है सड़ती चीज़ों से क्या करते हैं अपना भोजन को क्या करते हैं यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा कवक हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्या है हमारा गृहशील पोषण। तो ऐसे जीव जो भोजन को ग्रहण करके क्या करते हैं पाचन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम यहाँ पर उन्हें ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर गृहशील पोषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा मानव हो जाएगा, शेर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी गाय हो जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं और आगे। अब हमारा इस सभी को लेकर के क्या है निष्कर्ष है। तो विषम पोषी पोषण में जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक विविधतापूर्ण तरीका है जिसमें क्या है वे अन्य स्रोतों पर क्या कर रहते हैं निर्भर रहते हैं। यह जीवों के जीव चक्रण का क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर भाग है। ठीक, अब हम देख लेते हैं जीव अपना पोषण क्या है कैसे करते हैं। तो जीव क्या है यहाँ पर अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो उस सभी को लेकर के हम देख लेते हैं। हमारी क्या इसकी सभी को राय हो जाएगी। तो ये स्लाइड हमने दोबारा रिवीजन के लिए लगाई हुई थी, तो ये बार बार आ रही है, इसे छोड़ करके हम चलते हैं आगे, वरना क्या हो जाएगा हमारा वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मनुष्य में पोषण। तो ये नहीं पढ़ा हमने, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम मनुष्य में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन क्या है बीइंग्स। तो मनुष्य में पोषण तो यह क्या है एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ग्रहण अथवा क्या है पाचन अथवा क्या है अवशोषण और क्या है परिवहन और उत्सर्जन शामिल होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम पाचन तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तो देख लो हमारा शरीर वैसे तो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें प्रक्रियाएं देखो कितनी कितनी हो रही हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, भोजन को ग्रहण करना हो रहा है, फिर क्या है, पाचन हो रहा है, यानी कि उसे भोजन को पचाना भी होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर अवशोषण होता है। उसी प्रकार फिर क्या होता है, इसका परिवहन होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर क्या होता है, इसका उत्सर्जन होता है। और क्या होता है, बाद में फिर इसका निकास भी होता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को क्या, कौन वो करता है, तो इन सभी प्रक्रियाओं को पाचन तंत्र द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। तो देखो पाचन तंत्र हमारा क्या कर रहा है, एक पूरी मशीन का ही कार्य कर रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं इस स्लाइड को लेकर के थोड़ी सी और आगे। तो यहाँ पर क्या दी गई है, हमारे यहाँ पर पाचन की प्रमुख अवधारणाएं दी गई हैं, तो उसे देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, तो पाचन की मुख्य अवधारणा है। तो भोजन का ग्रहण, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पर भोजन का क्या है, ग्रहण करते हैं। संबंधित अंग कौन सा है हमारा, यहाँ पर मुख। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर भोजन खाने से लेकर के और निकासी तक, यानी कि निकलने तक की सारी प्रक्रिया दी गई है, तो उसे देख लेते हैं। फिर क्या है, यांत्रिक व रासायनिक पाचन, तो दांतों द्वारा चबाना या फिर लार द्वारा क्या है, स्टार्च का पाचन। तो यानी कि जब हमारा खाना मुंह तक जाता है तो क्या करते हैं, हम उसे दांतों से चबाते हैं और फिर लार के द्वारा क्या करते हैं, पेट तक नहीं, ग्रास नली तक पहुंचाते हैं फिर। ठीक है, मुख अथवा लार संबंधित अंग। फिर क्या हो जाएगा हमारा, भोजन को गले से पेट तक जाना, तो ये क्या है हमारा, तो नली के जरिए भोजन को पेट तक पहुंचाया जाता है और यह ग्रास नली के द्वारा प्रक्रिया होती है। ठीक, ये क्या होती है, ग्रास नली के द्वारा। अब हम देख लेते हैं पेट में पाचन, तो इसमें पेट का पाचन कैसे होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो हमने आपको अम्ल चैप्टर में पढ़ाया था, तो वो क्या है, HCl की सहायता से, क्या है, HCl की सहायता से क्या होता है, इसका पाचन होता है। और पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन भी होता है। संबंधित अंग कौन सा है इसमें, पेट हो जाएगा। उसके प्रकार छोटी आंत में पूर्ण पाचन, तो पित्त अथवा अम्लग्रस्य एवं अंगरस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का क्या है, यहाँ पर पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत के द्वारा इसका संबंध कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर छोटी आंत। तो यहाँ पर पेट से बाद में फिर हमारा कहाँ पर भोजन आएगा, छोटी आंत में आएगा। ठीक, अब पोषण तत्वों का अवशोषण, तो बिल्ली द्वारा पोषण तत्वों का रक्त में अवशोषण, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी छोटी आंत के द्वारा ही हो जाएगा। फिर मल उत्सर्जन, क्या हो जाएगा, ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो जितना भी हमने कुछ भी खाया और पिया है तो वह क्या है, अब बाहर निकलेगा, तो वो किसके द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा या फिर मल द्वार के द्वारा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है हमारा, तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो निष्कर्ष में हो जाएगा हमारा निष्कर्ष। ठीक, तो उसमें हो जाएगा, मनुष्य के पोषण को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें पाचन तंत्रों की सहायता से क्या करते हैं हम, यहाँ पर भोजन को सरल अवयवों में तोड़कर शरीर में आवश्यक ऊर्जा क्या करते हैं, यहाँ पर प्राप्त होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जीवन के लिए क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यहाँ पर मानव पाचन तंत्र में क्या है, एंजाइम और उसके कार्य। तो यहाँ पर मानव तंत्र में जो है हमें एंजाइम और क्या है, उसके कार्य के लिए यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र अंग में विभिन्न भागों में क्या होती है, अलग अलग एंजाइम और क्या होते हैं, रस पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। प्रत्येक अंग में विशिष्ट एंजाइम कार्य करते हैं जो भोजन को छोटे अणुओं में क्या करते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा पाचन अंग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम चाहिए और यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है या फिर पचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो फिर देख लेते हैं हम सबसे पहले मुख, यानी कि माउथ। तो माउथ में क्या है, यहाँ पर एंजाइम किसकी सहायता से करेंगे हम, लार की सहायता से, और एंजाइम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, टाइलिन एंजाइम। ठीक, और स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो क्रिया को
को क्या नाम कहेंगे हम, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। फिर क्या है हमारी ग्रास नली, तो यानी कि कोई पाचन एंजाइम नहीं, तो केवल भोजन को पेट में पहुंचाना क्या है, ये हमारी एक प्रक्रिया हो जाएगी। फिर क्या है अमावस्या, तो अमावस्या के लिए कौन कौन सी हमें अम्ल की आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, या फिर रेनिन जो हमारे बालों में करता है, ठीक है, बालों को यानी कि वृद्धि करता है। फिर इसकी पाचन की क्रिया को क्या कहेंगे हम, तो यानी कि HCl जीवाणु नष्ट करता है और पेप्सिन को सहक्रिया करता है। उसी प्रकार पेप्सिन क्या करता है यहाँ पर, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, और रेनिन क्या करता है, दूध को जमाने में सहायक करता है। यानी कि जो बच्चे दूध पीते हैं, जब आपने देखा होगा कि बच्चा छोटा होता है तो वह दूध पीता है और बाद में फिर क्या है अपनी वह ग्रास नली के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं शौच या फिर क्या है टॉयलेट वगैरह वगैरह करता है, तो फिर क्या वह जो दूध होता है जो उसके मल के द्वारा निकलता है, तो उसे जमाने का कार्य कौन सा करता है, तो वो हमारा रेनिन करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्लाइड को और आगे लेकर के, तो देख लेते हैं हम और आगे। तो और आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, छोटी आंत, तो छोटी आंत क्या होता है आतरस, तो आतरस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये और रह गया हमारा यानी कि लिपेज, तो लिपेज क्या है, वसा की फैटी एसिड के क्या है ग्लिसरीन में तोड़ता है, ठीक। छोटी आंत ये हो जाएगी माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्रोज, ये देख लीजिएगा आप। तो बड़ी आंत क्या है, कोई पाचन एंजाइम नहीं, तो बड़ी आंत का जो है कोई भी हमारा पाचन एंजाइम नहीं है, ये क्या है जल में पुनः अवशोषण कर क्या है मल बनाता है। तो अब हमारा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है, तो क्या है, तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, तो आपने जब भी चैप्टर पढ़ा तो उसमें कुछ प्रक्रिया हुई है, तो उसमें पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो दंत क्षरण, तो यह तब होता है जब हम अधिक मिठास युक्त भोजन करते हैं और उचित ब्रशिंग नहीं करते। बैक्टीरिया दांतों की सतह पर क्या होते हैं, जमा होकर एसिड बनाते हैं, और दंत वक्र क्या होता है को हमारे क्या बताता है, नुकसान पहुंचाता है, जो धीरे धीरे संक्षरण करते हैं या फिर दांत के गूदे क्या है तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है, दंत क्षरण क्या है, तो जब हम कुछ भी मीठा पदार्थ करते हैं यानी मीठा कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, तो वह और क्या करते हैं बाद में फिर ब्रश भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं कुछ एंजाइम आ जाते हैं जो हमारे दांतों को क्या करते हैं धीरे धीरे से क्षरण करते हैं, या फिर जो बोल सकते हैं हम हमारे दांतों को नुकसान करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर दंत क्षरण कहते हैं, ठीक। अब इसकी रोकथाम क्या है, नियमित ब्रश यानी कि रोज़ सुबह उठ करके क्या करो ब्रश करो। फिर मीठे खाद्य पदार्थों से बचना, तो यानी कि जितने भी मीठे हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनसे ज़्यादा बचो, और दंत चिकित्सक को जो है समय समय पर क्या हो आप जांच करवाते रहें। तो यानी कि महीने 2 महीने के अंदर क्या करो अपने दांतों को क्या है यहाँ पर दंत चिकित्सक के पास जा कर के साफ करवाओ या फिर उसे देखते रहो, ठीक। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख हमारे क्या हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, वह भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी पोषण क्या है अन्य जीवों पर क्या कर रहते हैं निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आवश्यक कच्चे सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा जल जड़ों के माध्यम से अथवा क्या बोल सकते हैं मिट्टी से, और सूर्य का प्रकाश वातावरण से क्या करता है यहाँ पर प्राप्त करता है। उसी प्रकार हमारे अमावस्या में अम्ल की भूमिका क्या है, तो अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है जो रोगाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे क्या होती है हमारे प्रोटीन का पाचन संभव होता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है, तो पाचक एंजाइम भोजन को बड़े अणु को छोटे सरल अणुओं में क्या करते हैं तोड़ते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम शरीर आसानी से अवशोषित कर सकता है। तो यानी कि जो भी हमारे बड़े बड़े वो होते हैं खाने के टुकड़े, तो उन्हें क्या करते हैं हम ये तोड़ते हैं उन्हें छोटे छोटे करके, और बाद में क्या करते हैं यहाँ पर ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। तो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रंत
को कैसे अभिकल्पित किया गया है। ठीक, तो क्षुद्रंत को छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर क्या है, अल्पसंख्यक सूक्ष्म रेखाओं होती हैं जो इनकी सहायता से क्या करती हैं, क्षेत्र को बढ़ाकर पोषण तत्वों को अवशोषण करके अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। ये रुधिर वाहिकाओं युक्त होती हैं जो पोषण तत्वों को शरीर में क्या बोलती हैं, पहुंचाती हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इस स्लाइड को थोड़ा और आगे। तो ये क्या हो चुके हैं, हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर श्वसन। तो श्वसन क्या है, तो श्वसन एक वह जैविक प्रक्रिया है। ठीक, श्वसन, तो श्वसन एक वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा जीवन की सभी क्रियाओं के लिए क्या होती है, यहाँ पर आवश्यक होती है। और यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यानी कि फैक्ट्स भी हो जाएंगे। तो श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो एटीपी नामक ऊर्जा और अणु उत्पन्न करते हैं। गैसीय विनिमय में ऑक्सीजन अदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक, श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रकार हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन, उत्पाद और क्या है, उदाहरण। ठीक, तो देख लेते हैं। तो एरोबिन श्वसन, तो ये क्या हो जाएगी, उपस्थित ऑक्सीजन हो जाएगी। और उत्पाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, CO2, H2O और ऊर्जा ATP। ठीक, और उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका मानव हो जाएगा, पशु हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे। और एनारोबिक श्वसन, ये क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति, जिसमें लैक्टिक अम्ल हो जाएगा यानी कि एथेनॉल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा खमीर हो जाएगा। और थकी हुई क्या हो जाएंगी, हमारे यहाँ पर मांसपेशियाँ हो जाएंगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं और आगे। तो यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, यहाँ पर इनकी कुछ रासायनिक समीकरण दे रखी हैं, तो इन्हें देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर ये रासायनिक ऊर्जा दे रखी हैं, तो इन्हें भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, इसका स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए, वरना हमारी क्लास जाएगी काफ़ी लंबी, और जो कि हमें इतनी लंबी करनी भी नहीं है। 1 घंटे के अंदर ही लगभग हमें सब कुछ कवर करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ATP और ADP। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर ATP। तो एक उच्च ऊर्जा युक्त अणु है जिसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, कोशिकाएं अपनी सभी जीव क्रियाओं में ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या करती हैं, यहाँ पर उपयोग करती हैं। ठीक, यह तीन क्या होते हैं, फास्फेट समूह से क्या होता है, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ATP बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लेना, 1 नंबर में पूछी जा सकती है। उसी प्रकार ADP, तो ADP क्या है, तो ATP की जो हमारी वो होती है निम्न ऊर्जा वाले रूप हैं। तो ATP की क्या है, यहाँ पर ADP निम्न ऊर्जा वाला एक रूप है जिसमें केवल 2 फास्फेट समूह होते हैं। जब ATP एक फास्फेट समूह को अलग करता है तब वह ऊर्जा छोड़कर और ADP में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तथा यहाँ पर तथ्य क्या है, तो ATP में अक्सर कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रण होती है क्योंकि यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, तो ATP और ADP में क्या है, परिवर्तन है। तो सबसे पहले ATP, तो ATP क्या है, तो ADP प्लस PI। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ATP क्या है, यहाँ पर ADP प्लस क्या है, PI प्लस क्या है, ऊर्जा। तो इस सभी को क्या बोलते हैं हम, जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारा यहाँ पर वो ये होता है, और जब यहाँ पर ऊर्जा संचित की जाती है तो श्वसन में इसका कार्य होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें ATP और यहाँ ADP में अंतर। ठीक, तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो और आगे क्या है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये, और इसका हो जाएगा ये। तो इसके फास्फेट समूह कितने हो जाएंगे, 3 और इसके 2, और ऊर्जा में अंतर भी उसी प्रकार हो जाएगा। अब हो जाएगा हमारे मानव के फेफड़े, तो इसका परिचय क्या हो जाएगा, तो इसे भी देख लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा हम सभी को देख लेते हैं, यानी कि हमें सभी टॉपिक्स का क्या बोल सकते हैं, रिवीजन टाइप कर रहे हैं। तो मानव के फेफड़े, ह्यूमन्स लंग्स, यानी कि संरचना, कार्य और गैसीय विनिमय।
तो मानव शरीर में श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग है, क्या है, फेफड़ा, जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड की आदान प्रदान यानी कि क्या करता है, यह आदान प्रदान करता है। तो यानी कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हमारी जो वो होती है ऑक्सीजन, तो उसे जो ग्रहण करने का कार्य करता है, तो सबसे पहले क्या करता है यहाँ पर, फेफड़ा ही करता है। तो यह शुद्ध क्या है, शुद्ध वायु को अंदर लेता है और जो अशुद्ध हो जाती है, जिसे हम CO2 बोलते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं इसका तथ्य। तो एक स्वास्थ्य वयस्क में फेफड़ों का लगभग 600 मिलियन एल्वियोली से क्या है, मिलकर बने होते हैं, जो गैसीय विनिमय का क्या है, क्या करते हैं यहाँ पर, अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूनेस। ठीक, अब हम देख लेते हैं मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, एक होता है बायां और एक होता है दायां। तो यानी कि हमारा एक लेफ्ट साइड रहता है, एक कहाँ रहता है, राइट साइड रहता है। तो बाएं फेफड़े में थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वहाँ हृदय स्थित होता है। तो बायां फेफड़ा जो होता है वहाँ पर थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, हृदय को भी रहना होता है। उसी प्रकार फेफड़े ब्रोकेस ओल्स और क्या है, एल्वियोली से मिलकर के बने होते हैं। हर फेफड़े प्लूरा नामक 2 झिल्लियों से क्या होता है, यहाँ पर ढका हुआ होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके कार्य। तो कार्य क्या होते हैं यहाँ पर, तो फेफड़ों के कार्य हो जाएंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, रक्त में ऑक्सीजन पहुँचाना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और शुद्ध वायु क्या है, अंदर की ओर करना। फिर क्या है, रक्त का pH मान को संतुलित बनाए रखना, बोलने के लिए आवश्यक वायु प्रवाह को नियंत्रण करना। अब हम देख लेते हैं इसका गैसीय विनिमय। ठीक, तो गैसीय विनिमय फेफड़ों को एल्यूमिनी और रक्त कोशिकाओं के बीच में होता है। यह एक क्या है, विसरण की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं थोड़ा और आगे। तो और आगे क्या है हमारा, तो वो हो जाएगा स्थान, यानी कि आप इन्हें देख लीजिएगा। ये क्या है, मानव फेफड़े जो हैं हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर, और अपशिष्ट गैस CO2 को बाहर निकालते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, एल्वियोली की संरचना एवं गैसीय विनिमय को अधिक प्रभावशाली क्या बनाते हैं, अधिक प्रभावशाली बनाती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, यदि हमारे शरीर में विषाणु द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो क्या होता है यहाँ पर, तो फुसफुस और पैर के अंगूठे तक क्या होता है, ऑक्सीजन के एक कणों को पहुँचाने में लगभग 3 वर्ष लगते हैं। तो देखो ये बात इसने कितनी अच्छी कही कि यदि हमारे शरीर में क्या है, विसरण के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो यदि हमारे विसरण के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का वो होता है, परिवहन होता है, तो फुसफुस से, तो फुसफुस यानी कि यहाँ होता है, तो पैर तक पहुँचाने के यानी कि पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए हमें लगभग कितने साल का समय लगता है, तो 3 वर्ष का समय लगता है। तो सौभाग्य से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को तेज़ी से क्या करता है, यहाँ पर शरीर में पहुँचाने का कार्य करता है। तो शरीर में पहुँचाने के लिए ऑक्सीजन को शरीर में तेज़ी से पहुँचाने के लिए कौन सहायता करता है, वह करता है हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हम यहाँ पर इससे संबंधित जो सा हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, तो उन्हें देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें काफ़ी, अब ये हो जाएगा हमारा मानव का बहन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन्स। तो इसे देख लीजिए और यहाँ पर रक्तचाप हो जाएगा। आप इस ऐसे कीजिए, इसका सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हमें काफ़ी समय लग जाएगा इसे स्लाइड को पूरी करने में। तो देख लीजिए, रक्त के कुछ मुख्य घटक होते हैं यानी कि RBC देख लेते हैं यहाँ पर। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल और WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो RBC को लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं और WBC को वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो यह ऑक्सीजन का वहन करती है किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा।
और WBC क्या करती है, रोग प्रतिरोधक, यानी कि जो हमारे शरीर में आने वाले रोग हैं उन्हें क्या करती है, रोकती है। और यहाँ पर प्लेटलेट्स होती हैं, तो प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने के लिए। जैसे कि हम चलते चलते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर दौड़ते हुए क्या करते हैं, हम अचानक गिर जाते हैं, तो वहाँ से खून तेज़ी से बहने लगता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, वहाँ पर रक्त का थक्का जमने लगता है। तो वो किसके द्वारा होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा लगता है। और प्लाज्मा पोषण तत्व और हार्मोन एवं अपशिष्ट का क्या होता है, यहाँ पर वहन होता है। उसी प्रकार लसिका तंत्र, तो लसिका तंत्र क्या है, लसिका तंत्र एक रंगहीन तरल है जिसमें सफेद रक्त की कणिकाएं होती हैं। यह ऊतकों पर अतिरक्त द्रव्य को क्या करती हैं, वापस रक्त में लाता है और गैस प्रतिरोधक को क्या करता है, यहाँ पर रोग प्रतिरोधक में सहायक होता है। ठीक, तो हम चलते हैं इस स्लाइड को और आगे लेकर के। हृदय की संरचना और क्या है, यहाँ पर कार्य। तो हृदय की संरचना और क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम कार्य को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हृदय की संरचना और क्या है, यहाँ पर कार्य। ठीक, तो हृदय मानव के शरीर का एक क्या है, मांसपेशी अंग है जो रक्त परिसंचरण के लिए क्या होता है, पंपिंग स्टेशन की तरह क्या करता है, यहाँ पर कार्य करता है। यह छाती की गुहा को बाईं और थोड़ा झुका हुआ होता है और क्या है, यहाँ पर लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का होता है। तो ये क्या होता है, हृदय की संरचना होती है। और इसका तथ्य देख लेंगे तो एक सामान्य वयस्क प्रति मिनट कितने होता है, 70 से 75 बार धड़कता है, जो प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार संकुचित होता है। तो हमारा जो हृदय है तो वह लगभग एक दिन में कितना धड़कता है, 1 लाख बार धड़कता है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना क्या है, हृदय 4 कक्षाओं वाला होता है। सबसे पहले दायां अलिंद, फिर क्या हो जाएगा हमारा बायां अलिंद, फिर क्या हो जाएगा दायां निलय, और क्या हो जाएगा हमारा बायां निलय, जैसी बहुत सी हो जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं थोड़ा और आगे। तो और आगे क्या है हमारा यहाँ पर, तो और आगे हो जाएगा हमारा, तो अब हम चलते हैं थोड़ा इस स्लाइड को और आगे लेकर के। तो अब हम जाएगी हमारे हृदय की संरचना। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा हृदय यहाँ पर कैसा होता है। ठीक, ये हमारा हृदय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट, यानी कि दायां निलय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा बायां निलय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट वेजिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी राइट वेजिस हो जाएगी। ठीक, जौन से हमने अभी आपको 4 तरह के पढ़ाए थे, यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, और फिर क्या पढ़ाया था हमने, दायां निलय और बायां निलय। ठीक, ये हमारी कुछ हृदय की संरचना हो जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ पर क्या है, दायां अलिंद। तो दायां अलिंद क्या होता है हमारा यहाँ पर, ये ऊपरी दायां भाग होता है। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा यहाँ पर, ऊपरी दायां भाग होता है। तो ऊपरी क्या होता है हमारा यहाँ पर, दायां अलिंद भाग होता है। अब हम देख लेते हैं दायां निलय। तो दायां निलय कहाँ हो पता है, तो दायां निलय हमारा ये हो जाएगा, यानी कि राइट वेजिस हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, राइट वेजिस हो जाएगा। ठीक, तो और आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब हो जाएगा हमारा बायां निलय। तो बायां यानी कि बायां अलिंद, जिसे हम क्या पहले वो क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। तो बायां अलिंद कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ये, यानी कि लेफ्ट एट्रिन। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। और उसी प्रकार अब हम देख लेते हैं अपना, यानी कि बायां निलय। तो बायां निलय कौन सा हो जाएगा हमारा, तो बायां निलय हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक, अब हम चलते हैं स्लाइड को और आगे लेकर के। तो अब हम देख लेते हैं हृदय के कार्य। तो हृदय का आखिरकार हमारे शरीर में क्या उपयोग है, यानी कि यह क्या कर सकता है हृदय, तो यह पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। तो हमारे शरीर को जो रक्त पहुंचाता है तो वो कौन सा पहुंचाता है, वो हमारा हृदय ही पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित क्या करता है, रक्त को अलग करता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे रक्त को क्या करता है, अलग करता है। तो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त भोजन और वहाँ से शुद्ध रक्त क्या है, प्राप्त करता है। कोशिकाओं तक पोषण, हार्मोन व अपशिष्ट को पहुँचाता है। ठीक, तो ये सब का कार्य किसके हैं, ये हमारे हृदय के हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं, यह कुछ परिसंचरण तंत्र हो जाएगा।
अब हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं रक्तचाप भी बोलते हैं, ठीक। तो रक्तचाप क्या होता है हमारा, तो रक्तचाप हो जाएगा, रक्तचाप वह दाब है, रक्तचाप क्या है हमारा, वह दाब है जो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त के कारण ध्वनियों की दीवारों पर पड़ता है। तो हमारा रक्तचाप जो होता है, जिस टाइम पे हमारा ब्लड जो पंप होता है और जो उसका प्रेशर जो है साइड वाली दीवारों पर, जिसे हम बोलते हैं दीवारों पर पड़ता है, तो यह परिसंचरण तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो शरीर में रक्त का प्रवाह को क्या करती है, बनाए रखती है। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रक्तदाब बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी कुछ मुख्य 2 विशेषताएं हो जाएंगी, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं रक्तदाब के नियमों में शामिल कार्य। तो ये क्या है हमारा, हृदय की गति और बल, रक्त वाहिकाओं का व्यास, क्या है, रक्तों की मात्रा और चयापचय, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र, रुधिर। अब हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं हमारी क्या होती हैं, यहाँ पर रुधिर कणिकाएं। तो मानव शरीर में रक्त के परिवहन हेतु कुछ विशेष नलिकाओं और रुधिर वाहिकाओं को कहा जाता है। ये वाहिकाएं हमारे हृदय से अंग तक क्या करती हैं, एक अंगों का हृदय में रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। इनका कार्य रक्त परिसंचरण को क्या है, नियंत्रित को बनाए रखता है, ठीक है। तो ये उसी प्रकार हो जाएगा, रक्त वाहिकाएं हमारी मानव शरीर को क्या करती हैं, रक्त को नलिकाओं के द्वारा क्या करती हैं, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती हैं। तो रुधिर वाहिकाओं का प्रकार, तो यहाँ पर क्या होती है, ध्वनि। तो रुधिर वाहिकाओं को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर नस भी बोल सकते हैं। तो ये देखते हैं नहीं, जब डॉक्टर साहब आपकी इंजेक्शन लगाते हैं कि यहाँ आपकी नसें नहीं चमक रही, तो उन्हीं नसों को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रुधिर वाहिकाएं, यानी कि एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं हम, खून के लिए जाने वाला पाइप भी बोल सकते हैं। तो ये कितनी होती है हमारे, 2 प्रकार की होती है। तो ये क्या होती है, मूलतः 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन वैसे 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले धमनी, फिर सिरा, फिर क्या बोलते हैं हम, कोशिकाएं। तो धमनी क्या होती है, ये वाहिकाएं रक्त को हृदय से बाहर शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करती हैं, ले जाती हैं। तो जब हमारे हाथ पैर कट जाते हैं या फिर चोट लग जाती है, तो ये क्या करती है, रक्त को बाहर निकालने का कार्य करती है। और सिराएं क्या करती हैं, ये वाहिकाओं को शरीर में वापस हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। तो यानी कि वाहिकाएं जो हमारे शरीर से क्या होती हैं, वापस खून लाने का वर्क करती हैं। उसी प्रकार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, यह बहुत पतली क्या है, वाहिकाएं हैं जो धमनी और सिरा को क्या करती हैं, आपस में जोड़े रखती हैं और क्या करती हैं फिर, तथा कोशिकाओं के साथ पदार्थ का आदान प्रदान करती हैं, ठीक। ये हमारे कुछ धमनी और सिरा के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और इन्हें देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर धमनी बिंदु है, फिर धमनी, फिर सिरा। तो सबसे पहले क्या है वहाँ पर, रक्त की दिशा। तो रक्त की दिशा फिर क्या हो जाएगा हमारा, हृदय से शरीर की ओर और रक्त का हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर। तो धमनी में क्या हो जाएगा, हृदय से शरीर की ओर। तो ये क्या करेगा, हमारे हृदय से जो है खून को धमनी शरीर की ओर लेकर के जाएगी और सिरा क्या करेगी, हमारे शरीर से फिर वापस हृदय की ओर लेकर के जाएगी। तो यानी कि हमारे शरीर ने उस खून का क्या कर लिया है, यूज कर लिया है और वो क्या हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है। और उसे अशुद्ध खून को शुद्ध करने के लिए क्या करती है, यहाँ पर सिरा करती है वर्क, ठीक। अब ये हम जाएंगे हमारे प्लेटलेट्स, यहाँ पर प्लेटलेट्स के कार्य हो जाएंगे, यहाँ पर लसिका हो जाएंगे, लसिका के कार्य हो जाएंगे। इन्हें देख लीजिए, आप ऐसे करिए, हम एक एक करके स्लाइड चला रहे हैं, आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर भोजन का परिवहन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि अब इसमें कुछ पढ़ाने जैसा बचा नहीं है, जो पढ़ाने जैसा होगा हम उसे बता देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन उत्तर हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर उत्सर्जन एक बार आप इस पर भी नज़र मार करके चले जाइएगा, ठीक। यहाँ पर नेफ्रेन की संरचना ये भी पूछ लेता है, इसे भी देख लीजिएगा। कृत्रिम वयस्क क्या है, इसे भी देख लीजिएगा। संतुलन, और यहाँ पर अंगदान को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंगदान हमारा क्या होता है, ठीक। तो अंगदान में क्या होता है हमारा, अंगदान। तो अंगदान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवित मरण
उपरांत यानी कि जब कोई जीवित व्यक्ति होता है और वह अपने मरने के बाद क्या करता है, कुछ अंगों को जीवित रहता है, यानी कि हमारे जो होते हैं जिसे हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं एक प्रकार से, जब व्यक्ति मर जाता है ठीक, तो उसके कुछ घंटों तक यानी कि 4 से 5 घंटों तक या फिर जितने भी घंटों तक कुछ हमारे शरीर के अंग जो रहते हैं वह जीवित रहते हैं। और जब हम उसे डोनेट करते हैं या फिर किसी को डोनेट कर सकते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हम यहाँ पर अंगदान बोलते हैं। यानी कि हमारा जो वह जीवित अंग था तो हम वह क्या कर सकते हैं, दूसरे को दान कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर अंगदान बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवित मरणों उपरांत अंगों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान करना जिसको उसके कार्यों में असमर्था हो रही है और वह एक मानवीय कार्य जिसे वह दूसरे व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है। तो यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमारी किडनी ख़राब है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी ख़राब है और हमारी किडनी सही है, लेकिन हमें किसी अचानक दुर्घटना हो जाती है, बाकी मर कैसे भी सकते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाती है, हमारी मृत्यु हो गई है। तो हमारी तो किडनी सही है, लेकिन हम अपनी किडनी डोनेट करके क्या कर सकते हैं, उस दूसरे व्यक्ति को दान कर सकते हैं और उसकी क्या बढ़ सकती है, जान बच सकती है और वो क्या है, आसानी से अपना जीवन जी सकता है। तो यहाँ कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर कौन कौन से दान किए जा सकते हैं, सबसे पहले हृदय, यानी कि हृदय भी हमारा काफ़ी देर तक जीवित रहता है। फिर वृक्क जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनीस भी बोलते हैं, यानी कि किडनी। फिर फेफड़े, यकृत यानी कि लीवर डोनेट कर सकते हैं। फिर हम नेत्र दान कर सकते हैं। नेत्रदान यानी कि हमारे आँख की एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली होती है जिसे हम कार्निया बोलते हैं, उसे दान कर सकते हैं। फिर हम अपनी स्किन कर सकते हैं, यानी कि त्वचा कर सकते हैं। फिर बोर्न यानी कि हम हड्डी भी कर सकते हैं, यानी कि अस्थि मज्जा। तो भारत में अंगदान की स्थिति ये क्या है, भारत में हर वर्ष लाखों लोग क्या बोलते हैं, अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता, लेकिन अंगदान करने वाली संख्याओं में बहुत कम है। सरकार तो ये क्या है, भारत में जो है अपने अंगदान करने वालों की आवश्यकता क्या है, बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या है, दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो यानी अगर मरे हुए व्यक्ति अपना अंगदान कर दे तो हमारे जीवित व्यक्तियों की तो जान बच सकती है। ठीक, ये अंगदान की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये कुछ हो जाएगा, तो इसे भी देख लीजिए आप। ठीक, तो इन्हें देखते रहिए और इनका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ये हमारे कुछ क्या हैं यहाँ पर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर विकल्प बोलते हैं। तो मनुष्य में क्या है यहाँ पर, व्याकरण। व्याकरण एक तंत्र एक का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से, उत्सर्जन से, वसन से और परिवहन से। क्या है, उत्सर्जन से। तो देख लीजिए आप, ठीक है, तो देख लीजिए। और अब हम इसी सभी को लेकर के क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को करते हैं ख़त्म, क्योंकि हमारी स्लाइड हो चुकी है पूरी। ठीक, तो कैसा लगा आप सभी को यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10th क्लास, 12th क्लास और BSc की प्रॉपर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इन सभी की PDF भी चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को सर्च कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहीं पर भी मिल सकता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।